सबसे पहले तो उनको उनकी पोजीशन से हटाया, उनकी फैमिली और सबको मीडिया पे बदनाम किया गया और आखिर में उसके वालिद को, जिसमें स्टेट ने एडवांस टेक्नोलॉजी और स्ट्रिक्ट लॉज के जरिए अपने ही लोगों को मॉनिटर करना शुरू कर दिया। पता चला कि उसने अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल करते हुए इलीगल तरीकों से लगभग 3 बिलियन यॉन यानी $421 मिलियन का करप्शन किया था। अगले साल वो ऑफिशियली प्रेसिडेंट ऑफ चाइना बन गए। उसी साल 谁妄想这样干？ 15 जून 1953 को बीजिंग चाइना में एक लड़का पैदा हुआ। नाम रखा जाता है शी जिनपिंग। और उस वक्त कोई ये नहीं सोच सकता था कि यही बच्चा आगे जाके एक दिन दुनिया का सबसे ताकतवर लीडर बन जाएगा। शी एक पॉलिटिकल फैमिली में पैदा हुए थे। उनके वालिद शी जोंगशन कम्युनिस्ट पार्टी के एक पुराने और बड़े लीडर थे और वो साथ ही माओ जेडोंग के सबसे करीबी दोस्त और ट्रस्टेड रेवोल्यूशनरी भी समझे जाते थे। अब जब किसी का फादर इतना बड़ा लीडर है तो यहाँ पर एक सवाल ये भी आता है कि इस तरह तो फिर शी जिनपिंग की जिंदगी बड़ी ही ऐशो आराम वाली होगी, लग्जरी लाइफस्टाइल और बड़ा ही सरकारी प्रोटोकॉल मिलता होगा बचपन से ही। बट यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि शी के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। यूं कह लो कि इसका ऑपोजिट हुआ था। 1966 में माओ जेडोंग ने कल्चरल रेवोल्यूशन का आगाज किया और याद रहे इस वक्त शी की उम्र सिर्फ 13 साल थी। माओ ने इस मूवमेंट का आगाज इस सोच के साथ किया कि वो पुराने तरीके, पुरानी सोच और हर उस शख्स को सोसाइटी से और मुल्क से खत्म करना चाहता है जो थोड़ा सा भी पार्टी के अगेंस्ट काम करता हो या माओ जेडोंग के जो डिसीजंस है उनको गलत समझता हो। ये मूवमेंट सिर्फ आइडियोलॉजिकल नहीं थी बल्कि इसने लाखों जिंदगियां बर्बाद कर दी। शी के वालिद जो कभी माओ के क्लोज फ्रेंड थे उन्हें भी टारगेट किया गया और उन पर झूठा इल्जाम लगा कि वो पार्टी की लाइन से हट गया है और किसी और ग्रुप के साथ मिलकर कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ काम करते हैं। अब चाइनीज पॉलिटिक्स में क्या कुछ होता है वो तो आप लोगों को पता ही होगा। सबसे पहले तो उनको उनकी पोजीशन से हटाया, उनकी फैमिली और सबको मीडिया पे बदनाम किया गया और आखिर में उसके वालिद को लंबे अरसे के लिए जेल में कैद कर दिया गया। और ये टाइम शी के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। जिस स्कूल में वो पढ़ता था वहाँ से भी उसे निकाल दिया गया और जब कभी वो बाहर निकलता तो सोसाइटी के लोग उसे एक गद्दार का बेटा कहकर चिढ़ाया करते थे। उसके बाद आता है सबसे मुश्किल स्टेज। शी जिनपिंग को सरकारी पॉलिसी के तहत डाउन टू द कंट्री साइड मूवमेंट में भेज दिया गया। इस प्लान में शहरों के लड़कों को गांव में भेजकर मजदूरी और आइडियोलॉजिकल ट्रेनिंग दी जाती थी, जहां शी को उसके शहर बीजिंग से 1000 किलोमीटर दूर शाक्सी के एक छोटे से गांव लियांगजी में भेज दिया गया। बेसिकली ये गांव शहर से बहुत दूर पहाड़ों के बीच एक छोटी सी जगह थी जहां ना बिजली थी, ना साफ पानी और ना कोई बेसिक फैसिलिटीज मिलती थी। मिट्टी के बने हुए छोटे से घर में रहना, सारा दिन चाहे गर्मी हो या सर्दी खेतों में काम करना, पानी लगाना और बिना आराम किए पूरे दिन मजदूरी करनी थी, जहां 2 वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से मिलती थी। आहिस्ता आहिस्ता शी ने गांव वालों के साथ दोस्ती करना शुरू कर दी और उसकी मेहनत की वजह से गांव वाले भी उस पर ट्रस्ट करने लग पड़े। बल्कि बाद में शी ने गांव वालों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कुछ प्रोजेक्ट्स भी शुरू किए, जैसे मीथेन गैस प्लांट लगाना जिससे गाँव वालों को रोशनी मिले और वेल्स खोदना जिससे पानी की प्रॉब्लम को कम किया जा सके। अब ये सब देखकर गाँव वाले बड़ा ही ज्यादा इम्प्रेस होने लगे। इन्हीं कामों की वजह से कुछ ही वक्त में शी को लियांगजी का ही कम्युनिस्ट पार्टी सेक्रेटरी बना दिया गया और यहाँ से शी जिनपिंग की एंट्री होती है पॉलिटिक्स में। लेकिन अभी भी शी का असल स्ट्रगल बाकी था। शी जिनपिंग ने कम्युनिस्ट पार्टी में फुल मेंबरशिप के लिए अप्लाई करना चाहा, लेकिन उनके फादर की वजह से उन्हें लगातार 7 दफा रिजेक्ट कर दिया गया। लेकिन शी ने गिव अप नहीं किया। कुछ मंथ्स के बाद जब वो दोबारा 8वीं बार अप्लाई करते हैं तो न जाने किस तरह उन्हें पार्टी की मेंबरशिप मिल जाती है। इसके बाद शी बीजिंग वापस आते हैं और जो चाइना की टॉप यूनिवर्सिटी है तसिंगुआ यूनिवर्सिटी, वहां एडमिशन लिया और इंजीनियरिंग के साथ साथ पॉलिटिक्स दोनों को पढ़ना शुरू कर दिया। 1975 से 1979 तक यानी लगभग 4 साल तक वहां तालीम हासिल की। अपनी डिग्री मुकम्मल करने के बाद शी ने 1980 के आगाज में पॉलिटिक्स का रुख किया और 1982 में उन्हें हैबी प्रोविंस के जैंगडिंग काउंटी में डिप्टी पार्टी सेक्रेटरी बना दिया गया। 1985 में उन्हें फोकिन प्रोविंस के शहर शियामिन का वाइस मेयर बनाया गया। उसके बाद अगले 17 साल तक वो इसी प्रोविंस में मुख्तलिफ पोजीशंस पर काम करते रहे। 1999 में वो फोकिन के गवर्नर बन गए
एक्चुअली फोकिन उस वक्त करप्शन से मुकम्मल भरा हुआ था, तो जब शी जिनपिंग गवर्नर बने तो उन्होंने हर एक शख्स को चुन चुन कर हटाया और एक नई टीम बनाई। उनकी परफॉर्मेंस काफी ज्यादा इम्प्रेसिव थी, जिसकी वजह से उनको 2002 में ज़ीजियांग प्रोविंस ट्रांसफर किया गया, जहां वो पार्टी सेक्रेटरी बनाए गए, जो कि एक बहुत ही ताकतवर पोजीशन होती है। 2007 में उनकी पोस्टिंग शंघाई में हुई, जहां वो पार्टी सेक्रेटरी बने। इससे कुछ महीने बाद उनको बीजिंग बुलाया गया और वो कम्युनिस्ट पार्टी की सबसे ऊंची डिसीजन मेकिंग बॉडी यानी पॉलिट ब्यूरो स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर बन गए। और यही मेन चीज चाहिए थी शी जिनपिंग को। बेसिकली ये कमेटी सिर्फ 7 लोगों पर मुश्तमिल होती है और यही लोग चाइना की रियल पावर चलाते हैं। 2012 में जब पुरानी लीडरशिप रिटायर हो रही थी तो कम्युनिस्ट पार्टी ने शी को जनरल सेक्रेटरी ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी बना दिया। अगले साल यानी 2013 में वो ऑफिशियली प्रेसिडेंट ऑफ चाइना बन गए। उसी साल शी ने मिलिट्री का कंट्रोल भी ले लिया। अब उनके पास चाइना के तीनों पिलर्स यानी पार्टी, स्टेट और मिलिट्री तीनों पर कंट्रोल हासिल कर लिया। पावर में आते ही शी जिनपिंग ने सबसे पहले एंटी करप्शन कैंपेन का आगाज किया। उस वक्त पूरे मुल्क में करप्शन काफी ज्यादा हो चुकी थी। सरकारी अफसरों से लेकर टॉप लीडरशिप तक लोग रिश्वत ले रहे थे। शी जिनपिंग के ऑर्डर से सिर्फ चंद लोग ही नहीं बल्कि हजारों लाखों ऑफिशियल्स इस कैंपेन के दौरान इन्वेस्टिगेट हुए। मिलिट्री से लेकर म्यूनिसिपल लेवल तक हर डिपार्टमेंट में ऑडिट्स और इंस्पेक्शंस चली। 2023 तक ही तकरीबन 23 लाख ऑफिशियल्स के खिलाफ कार्रवाई हो चुकी थी। समझ रहे हो ना क्या लेवल था। शी जिनपिंग के आते ही कुछ लोगों को वार्निंग मिली, कुछ को जॉब से निकाल दिया गया और कई लोगों को मौत की सजा सुना दी गई और जो कुछ बच गए उनको उम्र कैद सुना दी गई। अब इसके रिलेटेड एक बड़ी ही शॉकिंग स्टोरी मैं आप लोगों को सुनाता हूँ, जो कि चाइना की तरफ से एक बड़ी ही बेस्ट एग्जाम्पल सेट की गई थी पूरी दुनिया के लिए। ली जियानपिंग एक चाइनीज गवर्नमेंट ऑफिशियल था जो इनर मंगोलिया के एक अहम इकोनॉमिक जोन हॉट इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट जोन में काफी अरसे तक काम करता रहा। उस वक्त तक वो किसी की नजर में नहीं था, लेकिन 2021 के बाद से उसका नाम मीडिया और कोर्ट्स में इतने बड़े स्कैंडल के साथ जुड़ा कि चाइना की तारीख का वो सबसे बड़ा करप्शन केस बन गया। पता चला कि उसने अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल करते हुए इलीगल तरीकों से लगभग 3 बिलियन यॉन यानी $421 मिलियन का करप्शन किया था। इसके अलावा उसने अपनी पावर का यूज करते हुए ब्राइब्स ली यानी रिश्वत ली, कॉन्ट्रैक्ट्स मैनिपुलेट किए और सबसे बढ़कर गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट्स थे उनको भी इलीगल नेटवर्क्स के साथ मिलकर नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। और सबसे शॉकिंग बात यह है कि ये सब कुछ वो पिछले 20 सालों से कर रहा था बिना किसी अकाउंटेबिलिटी के। जब तक शी जिनपिंग की एंटी करप्शन कैंपेन ने उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट नहीं की, कोई सोच भी नहीं सकता था कि इस लेवल का ऑफिसर इतना बड़ा स्कैम कर रहा होगा। लेकिन शी जिनपिंग की पॉलिसी क्लियर थी, चाहे कोई अमीर हो या गरीब, अगर करप्शन करेगा तो बचेगा तो बिल्कुल भी नहीं। 2022 में ली जियानपिंग को कोर्ट ने गिल्टी डिक्लेयर किया। बाद में जब डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन हुई, उसके फाइनेंशियल रिकॉर्ड से जब प्रॉपर प्रूफ मिले तो कोर्ट ने सीधा उसे डेथ पेनल्टी दे दी। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। उसने बाद में अपील भी की, लेकिन कोर्ट ने उसके सेंटेंस को अपहोल्ड कर दिया और दिसंबर 2024 में उसे सब ऑफिसर्स के सामने बिना किसी डिले के फांसी दे दी। और ये भी नहीं कहा जा सकता कि वो एक आम आदमी था, कि वो एक बहुत बड़ा पॉलिटिशियन था। इसके बाद हमने देखा कि चाइना में जो करप्शन थी वो काफी हद तक कम हो गई थी, क्योंकि माहौल ही ये बन गया था कि जो पकड़ा जाता उसका दी एंड कर दिया जाता। अब यहाँ पर एक चीज जिसमें चाइना थोड़ा बहुत डिक्टेटरशिप की तरफ गया, वो था चाइना के कॉन्स्टिट्यूशन से प्रेसिडेंशियल टर्म लिमिट हटा दी गई। ध्यान से समझो, पहले कोई भी लीडर सिर्फ 2 बार प्रेसिडेंट बन सकता था, लेकिन शी ने इस रूल को हटाकर अपने लिए इंडेफिनेट रूल का रास्ता खोल दिया। अब थ्योरेटिकली वो जिंदगी भर चाइना के लीडर रह सकते हैं। ये फैसला थोड़ा कंट्रोवर्शियल तो था, लेकिन चाइना के अंदर ही बहुत सारे लोगों ने इसे अच्छा फैसला समझा और सपोर्ट भी किया। लेकिन इंटरनेशनल मीडिया ने इस चीज को क्लियरली एक डिक्टेटरशिप का लेबल दे दिया। उनकी आइडियोलॉजी शी जिनपिंग थॉट को 2021 के बाद स्कूल सिलेबस का हिस्सा भी बना दिया। प्राइमरी स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटीज तक स्टूडेंट्स को सिखाया जाता कि शी जिनपिंग का विजन ही सही है। आज एक चाइनीज बच्चा जब स्कूल जाता है तो उसे मार्क्स या माओ जेडोंग से ज्यादा शी जिनपिंग के बारे में बताया जाने लगा। अब आगे जाके कुछ ऐसी चीजें चाइना में होती हैं जिसने ओवरऑल शी जिनपिंग को एक बहुत बड़ा डिक्टेटर बनाना शुरू कर दिया। सबसे पहले चाइना की सर्विलेंस डिक्टेटरशिप, जिसमें स्टेट ने एडवांस टेक्नोलॉजी और स्ट्रिक्ट लॉज के जरिए अपने ही लोगों को मॉनिटर करना शुरू कर दिया, जहां स्टेट के पास लोगों की हर हरकत, हर बात
और हर इंटरेक्शन पर नजर रखने का इंतजाम था। इसके साथ ही AI सर्विलेंस और फेशियल रिकॉग्निशन का इस्तेमाल चाइना ने बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव तरीके से शुरू किया। शहरों में हर जगह CCTV कैमरास लगाए गए जो हर एक शख्स को क्लियरली आइडेंटिफाई कर सके। इन कैमरास के नेटवर्क्स में AI एल्गोरिदम का इस्तेमाल होता है जो थाउजेंड्स भी नहीं बल्कि मिलियंस ऑफ लोगों की लाइव मॉनिटरिंग कर सकता है। इसके अलावा इंटरनेट सेंसरशिप, जिसे हम द ग्रेट फायरवॉल के नाम से जानते हैं, चाइना के अंदर लोग सिर्फ उन्हीं वेबसाइट्स को यूज कर सकते हैं जो गवर्नमेंट ने अप्रूव की हुई है। ये फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम सब कुछ बैन है वहाँ पर, और उनकी जगह चाइना के अपने प्लेटफॉर्म ही यूज कर सकते हैं और उन पर भी स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग की जाती है। इस सर्विलेंस के साथ शी जिनपिंग की हुकूमत ने मीडिया और जर्नलिस्ट पर भी सख्त पाबंदियां लगा दी गई। और अगर नहीं पता तो मैं आप लोगों को बता दूं कि चाइना के अंदर कोई भी आजाद मीडिया नहीं है, और अगर आप शी जिनपिंग के खिलाफ कोई पोस्ट डालते हैं या उसको बुरा कहते हैं तो डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं गायब कर दिया जाएगा। बहुत सारे इंसिडेंट्स ऑलरेडी हो चुके हैं। अब इसके रिलेटेड हमें एक वाकया मिलता है चाइना के बिलियनियर जैक मा का, जो कि अलीबाबा के फाउंडर भी हैं। होता क्या है कि एक दिन वो बिजनेस मीटिंग अटेंड कर रहे होते हैं और अचानक से कुछ ही टाइम के बाद उठकर पब्लिकली चाइना का जो फाइनेंशियल सिस्टम है उसको पुराना और खराब कहने लग पड़ते हैं, और ये बात शी जिनपिंग को बड़ी ही ज्यादा बुरी लगती है। उसके बाद हमें पता चलता है कि पूरे 2 मंथ्स तक, हाँ 2 महीने तक अचानक से वो डिसअपीयर हो जाते हैं, गायब। कोई नहीं जानता था कि वो कहाँ पर है, किसके पास है और क्या हो रहा होगा उनके साथ। और फिर जब वो वापस आते हैं पब्लिक में तो बिल्कुल लो प्रोफाइल और चुपचाप जिंदगी गुजारने लग पड़ते हैं। शी जिनपिंग के दौर में ये पहला केस था जब चाइना के इलाइट बिजनेसमैन को भी ओपनली वार्निंग दी गई थी। लोगों ने तरह तरह की बातें बनाई, लेकिन हकीकत तो ये है कि चाइना के अंदर रहकर आप चाइना को बुरा नहीं कह सकते। अब ये कहना गलत ही होगा कि शी ने सिर्फ अपने लोगों पर ही सख्ती की है और कुछ भी नहीं किया, बल्कि शी जिनपिंग की लीडरशिप में चाइना ने बहुत ही ज्यादा तरक्की की है। आज चाइना दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है, जहां हर साल नए मेगा प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी और ग्लोबल ट्रेड में चाइना ने जिस रफ्तार से तरक्की हासिल की है उसका क्रेडिट भी शी जिनपिंग की पॉलिसीज को ही जाता है। जैसे BRI यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चाइना का एक मेगा इंटरनेशनल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है जो 2013 में शी जिनपिंग ने खुद ही लॉन्च किया था। इसका मकसद एशिया, अफ्रीका और यूरोप के मुल्कों को रेल, पोर्ट्स और ट्रेड रूट्स के जरिए आपस में कनेक्ट करना है, ताकि चाइना की ट्रेड बढ़ने के साथ साथ उसका हर कंट्री में इन्फ्लुएंस मजीद स्ट्रॉन्ग हो। लेकिन BRI के साथ साथ चाइना ने अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ पर भी काफी ज्यादा फोकस किया हुआ है, खासकर साउथ चाइना सी में। एक्चुअली ये रीजन बहुत ही स्ट्रेटेजिक है क्योंकि यहाँ से ग्लोबल ट्रेड रूट्स गुजरते हैं और बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज भी यहाँ पर होने की पॉसिबिलिटी है। शी की हुकूमत में इस एरिया में अपनी मिलिट्री प्रेजेंस को इतना ज्यादा बढ़ा दिया है कि आप सोच भी नहीं सकते। इसके साथ ही आर्टिफिशियल आइलैंड बनाए गए और बहुत सारी मिलिट्री बेसिस भी स्टैब्लिश की गई। इस इंटरनेशनल स्ट्रेटजी में शी ने ब्रिक्स कंट्रीज को भी एक्सपेंड करना शुरू कर दिया है, जिसमें रशिया और ईरान के साथ क्लोज अलायंस बनाए गए और ग्लोबल साउथ के बड़े मुल्कों के साथ भी ट्रेड और इंफ्रास्ट्रक्चर को मजीद बेहतर बनाया जा रहा है। बाय द वे, अगर आप नाटो और ब्रिक्स का मुकम्मल कंपैरिजन देखना चाहते हैं तो मैंने उस पर भी एक पर्टिकुलर डिटेल्ड वीडियो बना दी है, जरूर चेकआउट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सब्सक्राइब।